चलिए, तो 3D शुरू करते हैं। देखो, 3D और वेक्टर में क्या फर्क है कि वेक्टर में जो चीजें आईजे के थी, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में वही चीजें क्या हो जाएंगी आपकी, कार्टेशियन टाइप का सिस्टम बन जाएगा, या फिर जैसे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते थे उस टाइप की चीजें। ठीक है, तो सर यहाँ पे आपके पास एक, हाँ बोलो। सर वो एक और है ना, और एक बच्चा है, उसको सर ने आने बोला था तो शायद से भूल गया, मैं उसको भी बुला लेता हूँ। बोल दो। हर्षित भी नहीं आया ना? हर्षित को बोल सकते हो तो हर्षित को भी बोल दो। सर वो आ रहा है 1 मिनट में, और दूसरा हम्म लड़का क्या नाम है उसका, नए स्टूडेंट का? सर उमंग। उमंग। हाउ इज बॉम्बे डूइंग? ज्यादा कोविड वगैरह तो नहीं हो रहा है वहां पे? सर नहीं, वहां पे तो कुछ नहीं है अभी। मेरे को हो गया था यार, यहाँ पे तो काफी लोगों को हो रहा है। सर आप कहाँ पे रहते हो? मैं यार दिल्ली रहता हूँ। बहुत पहले मैं बॉम्बे रहता था, तब मैं कांदीवली में रहता था। उमंग इज हेयर। चलिए, हाय उमंग, आवाज आ रही है आपको? सर उमंग आ गया, और हर्षित भी बोल रहा है वो आ रहा है अभी। ठीक है, चलो हर्षित तो कैचअप कर लेगा। उमंग, थोड़ा सा 3D शुरू कर रहे हैं, वेक्टर हमारा हो चुका है, ठीक है ना? तो 3D बेसिकली क्या है, जैसे आपने 2 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा, कार्टेशियन सिस्टम, इसी तरीके से अब 3 डायमेंशन। तो 3 डायमेंशन क्या है कि भाई, 2 डायमेंशन में क्या था कि भाई ये मान लीजिए बोर्ड वाला प्लेन है ना, जो बोर्ड देख रहा है ये प्लेन है। इसमें कोई भी पॉइंट आप एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, एक्स और वाई एक्सेस के रेस्पेक्ट में लिख सकते थे। बट अगर हम खाली इस प्लेन की बात ना करके इस पूरे स्पेस की बात करें, मींस नॉट जस्ट दिस प्लेन, ये जो बोर्ड वाला प्लेन है यही नहीं हो सकता है, इसके इस डायरेक्शन में या अंदर वाले डायरेक्शन में भी कुछ चीजें आ सकती हैं, है ना? तो हमने बोला कि ये पूरा स्पेस, अगर इस पूरे स्पेस में किसी भी एक पॉइंट को नोट कराना है या उसकी पोजीशन ढूंढनी है, तो हमें 3 डायमेंशन की जरूरत पड़ेगी। तो हमने उन्हें डिफाइन करा एक्स वाई जेड, और वो ऐसे डिफाइन करे कार्टेशियन सिस्टम में कि दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक, तो अगर कोई भी एक पॉइंट है पी, ठीक है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, तो एक्स का मतलब क्या है कि भाई पी से एक्स एक्सेस पे परपेंडिकुलर डालिए, ये जो डिस्टेंस होगा
ये x होगा। y का मतलब क्या है, p से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए और ये जो डिस्टेंस होगा ये y होगा, और p से z एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए। अब इसको बनाना थोड़ा मुश्किल है, आप इसको इमेजिन कर सकते हो कि ये पॉइंट है, तो यहाँ से इस पॉइंट से p पॉइंट से y एक्सिस पे, x एक्सिस पे, z एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करने, एंड दैट इज गोइंग टू बी योर z। ठीक है ना, तो x y z कैसे आए ये आपको समझ में आते हैं। ठीक, और ये जो सिस्टम है ये क्या हो गया आपका, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक, अब इसमें जो सबसे पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो था डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना। ये वेक्टर में हमने डिराइव भी किया था कि भाई अगर कोई पॉइंट है x1 y1 z1 और दूसरा पॉइंट है q x2 y2 z2, ठीक है। वेक्टर में हम क्या लिख देते थे, इसे वेक्टर फॉर्मेट में इसे लिखना होता तो हम पोजीशन वेक्टर लिख देते x1i प्लस y1j प्लस z1k और x2i प्लस y2j प्लस z2k। बट हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, कार्टेशियन सिस्टम की बात कर रहे हैं। वहां पे ij के सिस्टम में अगर लिखा जाता तो ये ऐसे लिखे जाते, यहाँ पे कार्टेशियन सिस्टम है तो सिंपली x1 y1 z1 x2 y2 z2 लिखा जाएगा। और अगर मैं पी क्यू डिस्टेंस की बात करूं तो वहां पे मैंने आपको इसका डेरिवेशन कराया था कि भाई ये जो एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं इनके डिफरेंस का स्क्वायर, वाई कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर और जेड कोऑर्डिनेट्स के, दिस इज गोइंग टू बी द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू। ठीक है, और अगर मैं याद दिलाऊं तो दो तरीके से बताया गया था। एक बोला गया था कि भाई पी पॉइंट का के नीचे अगर ये पी पॉइंट है तो इससे एक यहाँ पे परपेंडिकुलर डालो हाँ सर, और पहले तो ये डिस्टेंस निकाल लो इसके हेल्प से, और फिर ये परपेंडिकुलर लेते हुए ये डिस्टेंस निकाल लो। ठीक है, या फिर मैंने बोला था दूसरा तरीका कि क्यूब का यूज करके, क्यूबॉइड का यूज करके भी आप इसको इमेजिन कर सकते हो कि क्यूबॉइड है एक्स वाई और जेड लेंथ के, और आपको क्या निकालना है, बॉडी डायगोनल का लेंथ निकालना। ठीक, तो दोनों ही सेम चीज थी। ये आप वापस देख सकते हो। तो जो पहली चीज थी ये आपकी हो गई डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, अब एक और चीज जो यहाँ पे आप समझोगे कि भाई अगर कोई भी पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो वो क्या हो जाएगा, वो होगा अल्फा कॉमा 0 कॉमा 0 फॉर्म, है ना। y और z कोऑर्डिनेट 0 हो जाएंगे। ऐसी कोई भी पॉइंट जो y एक्सिस पे लाई करता है वो हो जाएगा इस फॉर्म का, और z एक्सिस पे 0 कॉमा 0 कॉमा गामा के फॉर्म। ठीक है ना, x एक्सिस पे पॉइंट है तो y और z कोऑर्डिनेट 0 हो जाएंगे, y एक्सिस पे पॉइंट है तो x और z कोऑर्डिनेट 0 हो जाएंगे, एंड z एक्सिस पे पॉइंट है तो x और y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएंगे। ठीक, हाँ सर। अब इसमें एक और चीज जो आपको समझने वाली है वो ये है कि भाई मान लीजिए, अगर याद करो आप तो हम कोऑर्डिनेट एक्सिस में ओरिजिन शिफ्टिंग करते थे। ओरिजिन शिफ्टिंग का क्या मतलब है कि भाई ये ओरिजिनल शिफ्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम को लिख लेते हैं। ये टूल्स हैं थोड़े बहुत जो यूज आएंगे इसलिए बता दे रहा हूँ। ठीक, नया एक सिस्टम डिफाइन करते हैं, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। ठीक, हमने क्या करा, इसको सीधे सीधे ट्रांसलेट करा, ऐसे कुछ रोटेट नहीं करा। ठीक है ना, इस हाँ सर। ओरिजिन को यहाँ ना मान के यहाँ माना गया। तो अब इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, भाई पॉइंट सेम है, पॉइंट पी है, वो ओल्ड वाले सिस्टम में इसका कोऑर्डिनेट था एक्स वाई जेड, तो न्यू वाले सिस्टम में इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, अगर ये जो ओल्ड सिस्टम है
इसमें ये पॉइंट है अल्फा बीटा गामा, और न्यू सिस्टम है इसमें ये है ओरिजिन। ओल्ड सिस्टम में ये जो पॉइंट है ये अल्फा बीटा गामा है, और नए सिस्टम के लिए ये 0 0 है। तो अगर मैं बोलूं कि नए सिस्टम में इसका कोऑर्डिनेट है x डैश y डैश z डैश, तो x y z x डैश y z डैश में क्या कोरिलेशन होगा। ठीक, तो आप क्या कहना चाह रहे हो कि अगर ये पॉइंट P है तो P का को सिंपली ट्रांसलेट किया गया, मीन्स आपने कोई रोटेशन नहीं किया, आपने कोई रोटेशन नहीं किया, आपने सिंपली इसको ऊपर नीचे या साइड में कहीं खिसकाया है इस पॉइंट को, ठीक है, और उस पर ले जाके आपने एक्स वाई जेड अपने ड्रॉ कर दिया। ठीक, अब कुछ इस तरह की कहानी है, ये एक्स है, ये वाई है, जेड है। अब मैंने इस पॉइंट को उठा के यहाँ ले आया, तो अगर आप देखोगे तो कोई भी एक पॉइंट है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट के बारे में बात करनी है आपको, तो ये पूरा एक्स कोऑर्डिनेट है पुराने सिस्टम का। अगर नए सिस्टम में ये देखें तो इतना ही बचेगा, ये मींस पुराने सिस्टम के लिए ये पूरा एक्स कोऑर्डिनेट था, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक, बट नए सिस्टम के लिए सिर्फ इतना ही बचेगा। हाँ सर, बचेगा क्या? ठीक, कम तो बचेगा। एक्स डैश के बारे में क्या बोल सकते हो आप? एक्स माइनस अल्फा। अल्फा, हाँ। ठीक है, ऐसे ही वाई डैश के बारे में क्या बोल सकते हो? वाई माइनस बीटा। और जेड डैश के बारे में जेड माइनस गामा। तो डिपेंडिंग कि आपने इसको कहाँ शिफ्ट करा है, अल्फा बीटा गामा, वो अपने आप एडजस्ट कर लेगा पॉजिटिव नेगेटिव को। अगर मैं ओरिजिन शिफ्ट करता हूं तो जो कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है वो अल्फा बीटा गामा के से शिफ्टेड जो कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम है उसमें कुछ इस तरह का कोऑर्डिनेट होगा, एक्स माइनस अल्फा, वाई माइनस बीटा और जेड माइनस गामा टाइप का दिखेगा। ठीक है क्या? तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा कि मान लीजिए इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू 1, 2, -3, ठीक है, विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शंस, ठीक है ना, सिंपल ट्रांसलेशन किया, देन फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट 0,4,5। बताइए, तो ओल्ड सिस्टम में ये कोऑर्डिनेट था, नए सिस्टम में क्या होगा? ओल्ड सिस्टम का जो ये पॉइंट था ये नए सिस्टम के लिए ओरिजिन बन गया, ट्रांसलेशन हुआ है, सिंपल ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस है। सर वो माइनस कोई थ्री भी -3 ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस है, इसमें कोई भी एंगल चेंजेस नहीं हुए। एक्स एक्सिस के पैरेलल एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस के पैरेलल वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस के पैरेलल जेड एक्सिस शिफ्ट हुआ। सर, तो -1,2,8। बिल्कुल, तो अभी आपने देखा कि एक्स डैश क्या हो जाएगा? एक्स माइनस सॉरी एक्स माइनस अल्फा। हाँ वाई डैश क्या हो जाएगा? वाई माइनस बीटा। और जेड डैश क्या हो जाएगा? जेड माइनस गामा। तो जो नया कोऑर्डिनेट आ जाएगा -1,2,, नए सिस्टम में ये जो कोऑर्डिनेट होगा वो -1,2,8 होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इमेजिन मेरे ख्याल से अब आप कर पा रहे होंगे। ठीक है, इमेजिनेशन, चलो थोड़ा सा एक दो चीजें और बताता हूँ फिर एक क्वेश्चन दूंगा। अच्छा, फिर कुछ ध्यान से देखिए चीजें। अब अगर कोई दो लाइन है, ठीक है, कैसी भी दो लाइन है, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट है ए बी और सी डी, ठीक है, एक यहां है एक यहां है, ध्यान देना ये क्या है? लाइंस हैं,
दीज आर नॉट वेक्टर्स। हम जब वेक्टर की बात करते थे तो हम बोलते थे दीज आर फ्री वेक्टर्स, इनको हम इधर उधर जो है कहीं भी उठा ले जाते थे। अब यहाँ पे सिस्टम है कार्टेशियन, तो यहाँ वेक्टर की बात नहीं करेंगे, यहाँ लाइन या लाइन सेगमेंट की बात करेंगे। ठीक, तो अब ए बी ये जो लाइन है, ये सी डी ये जो लाइन है, इनको अगर मैंने बोला कि ये इस स्पेस में एक्स वाई जेड में यहाँ है, तो ये यहीं रहने वाली है, इसको मूव नहीं करा सकते आप। लाइंस कैन नॉट मूव, लाइंस आर नॉट फ्री, दे आर फिक्स्ड। लाइन फिक्स है, इट इज नॉट लाइक अ वेक्टर। वेक्टर क्या होता था, एक मैग्नीट्यूड होता था, एक डायरेक्शन होता था, पर लाइन क्या है, लाइन की पोजीशन होती है, लाइन फिक्स होगी, लाइन को आप ऐसे ऊपर नीचे मूव नहीं करा सकते। लाइन इज अब कैसे करते थे आप, 2D में भी डिफाइन करते थे, तो आप बोलते थे एक पॉइंट से पास करती हुई एक स्लोप वाली लाइन। तो लाइन इज अ फिक्स थिंग। आप उसको डिफाइन ही किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, कि जो आपने एक्स वाई जेड डिफाइन किया है, तो वो एक फिक्स चीज है। ए बी यहाँ है हमारे एक्स वाई जेड सिस्टम में, तो वो यही है। ठीक, तो एक तो ये क्लियर कर लो कि फ्री वेक्टर एक चीज होती थी, ठीक है, बट फ्री वेक्टर इज डिफरेंट एंड लाइंस आर फिक्स, लाइंस इज डिफरेंट, है ना। तो लाइन फिक्स है। दूसरी चीज हाँ जो क्लियर करने वाली बात है वो ये है कि वेक्टर का हमेशा एक ही डायरेक्शन है। वेक्टर ऐसे है तो ऐसे है, पर लाइन के केस में ऐसे भी डायरेक्शन हो सकता है, ऐसे भी डायरेक्शन है। ए बी का डायरेक्शन क्या है मुझे नहीं पता, ए बी कैन बी इन दिस डायरेक्शन और इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, तो वेक्टर का एक ही डायरेक्शन होगा, पर लाइन के लिए वो दोनों डायरेक्शन एक्सेप्टेबल है। ए बी इज ऑल्सो डायरेक्शन फॉर लाइन ए बी एंड बी ए इज ऑल्सो डायरेक्शन फॉर द लाइन ए बी। ठीक है ना, तो लाइन के दोनों डायरेक्शन एक्सेप्टेबल है। ठीक, अब पहला जो पॉइंट है वो ये है कि भाई लाइन अगर दो हैं तो वो कैसे भी हो, कहीं पे भी हो, वो एक प्लेन में लाई करेंगी क्या? कर सकती है। सर वापस रिपीट करना कुछ। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। Yes. बीच में मेरा नेट चला गया। चलो, हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि अगर दो लाइन है ए बी और सी जो कि इंटरसेक्टिंग है, ऐसे भी हो सकती थी, ऐसे भी हो सकती है, तो अगर कोई लाइन इंटरसेक्टिंग है तो वो पक्का ही एक प्लेन में लाई कर रही होगी। तो पहला पॉइंट क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, टू इंटरसेक्टिंग लाइंस मस्ट बी इन अ प्लेन। ठीक है, सर सेम प्लेन मतलब? हाँ, एक ही प्लेन में होंगी। सर बट कैसे? भाई ये और ये हैं, इंटरसेक्टिंग है तो ये इनको कंटेन करने वाला एक प्लेन बनेगा ही बनेगा। जैसे इस बोर्ड में दिख रहा है आपको ए बी और बी सी, ये बोर्ड के प्लेन में ही लाई कर रही है। बोलो। हाँ, और अगर मैंने बोर्ड के थ्रू भी बनाया तो भी फिर वो एक प्लेन डिफाइन भाई होगा। प्लेन अलग हो जाएगा। भाई ये हाँ। लाइन है, ये लाइन है, तो प्लेन इस बार कौन सा हो गया, अलग हो गया, ये वाला हो गया। सर समझ। बट एक ही प्लेन में आ जाएंगे, को प्लेनर होने ही पड़ेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है कि पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं? पैरेलल लाइंस होती हैं वो दैट डू नॉट इंटरसेक्ट बट लाई इन अ प्लेन। एक प्लेन में उनको आप हमेशा लाई करा सकते हो, बट वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक,
ठीक है। हाँ सर। अब दो लाइंस ऐसे भी हो सकती थी, ये और ये। आप एक प्लेन नहीं बना सकते इनको कंटेन करने के लिए, तो देयर कैन बी लाइंस दैट आर लाइक दिस। ठीक है, दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग and do not lie in a plane. तो इससे ऐसी को लाइंस को क्या बोलते हैं? स्क्यू लाइंस। क्या बोलते हैं? स्क्यू लाइंस। तो ये कुछ नई चीज है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है। ये लाइन और ये लाइन कभी भी एक प्लेन नहीं बना सकते आप इनका, और ये इंटरसेक्ट भी नहीं करती। तो ना तो ये पैरेलल है और ना ये इंटरसेक्टिंग है, तो इनको क्या बोलोगे आप? स्क्यू लाइंस। क्या बोलोगे? स्क्यू लाइंस। ठीक है। हाँ सर। अब देखो, और अगर तीन लाइन है, या तीन लाइन नहीं लेते, एक लाइन और एक पॉइंट है, एक लाइन है और एक पॉइंट है, एक लाइन है और एक पॉइंट है, ठीक है ना? अ लाइन एंड अ पॉइंट नॉट लाइंग ऑन द लाइन। वो जो पॉइंट है वो उस लाइन पे लाई नहीं करता। ठीक है, वो उस लाइन पे लाए नहीं करता। तो इन दोनों को कंटेन करने वाला एक ही प्लेन होगा। ठीक है क्या? एक लाइन है ये, और एक ये पॉइंट है। तो इस पॉइंट और हाँ इस लाइन को कंटेन करने वाला एक यूनिक प्लेन होगा, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि ये लाइन था, ये पॉइंट था, ये ट्राइंगल बना दो, बनेगा ही बनेगा, है ना? ये ट्राइंगल जो होगा ये एक प्लेन होगा, ये अपने आप में एक यूनिक प्लेन होगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अब बात आती है कुछ एंगल्स की। तो पहला आता है एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो अगर मेरे को दो लाइंस दी हुई हैं, ठीक है, तो इनके बीच में एंगल कैसे मेजर होगा? बहुत सिंपल सा आपको दिखता है कि भाई ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, इन दोनों को जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हो, है ना, मान लीजिए ये L1 है, ये L2 है, जहां इंटरसेक्ट कर रहे हो वहां पे जो एंगल आएंगे इनके बीच में, वो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन होगा। दो हो सकते हैं यहाँ पे भी, एक ये हो सकता था या फिर एक ये हो सकता है। ठीक है, या फिर ऐसे कह सकते हो आप कि लाइन L1, तो टू फाइंड एंगल आप क्या यूज करोगे? डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स along the two lines। बात समझ में आई? इस लाइन के अलोंग वेक्टर, इस लाइन के अलोंग वेक्टर, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल होगा, और वेक्टर के बीच में एंगल निकालने का क्या तरीका है कि वेक्टर्स के टेल को एक साथ जोड़ दो, उनके बीच में जो एंगल होगा वही क्या हो जाएगा? एंगल बिटवीन द लाइंस। हाँ। ठीक है, तो लाइंस के बीच का एंगल आपको समझ में आता है कि भाई जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रही है वहां पे दोनों के बीच में जो एंगल बनेंगे, एक एक्यूट एक ऑब्ट्यूज, ये देखना बड़ा आसान। क्लियर हो गई बात? सर वो तो 2D में था। 2D में था मतलब?
मतलब 2D मतलब 3D का स्लोप कैसे निकालेंगे हम लोग? स्लोप नहीं है ये वेक्टर है। हमने क्या पढ़ा था वेक्टर में, याद करो। एक वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ी थी, ए प्लस लैम्डा बी के फॉर्म की, याद है? हाँ हाँ वो याद है। तो नहीं, बट एंगल बिटवीन द टू लाइंस उसके लिए तो हम लोग स्लोप यूज करते हैं। हाँ, नहीं 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 नहीं, वो 2D में करते थे। हाँ हाँ वही मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे हम यूज करेंगे वेक्टर अलोंग द टू लाइंस। क्या ओ, लिखा है? टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ, टू फाइंड एंगल, डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर्स अलोंग द टू लाइंस विल बी यूज्ड। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, L1 के डायरेक्शन में वेक्टर, L2 के डायरेक्शन में वेक्टर निकाल दिया। अगर मेरे को L1 हाँ के डायरेक्शन में एक वेक्टर पता है, L2 के डायरेक्शन में एक वेक्टर पता है, तो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालते थे, याद करो। अगर एंगल निकालना है तो क्या यूज करोगे, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट हाँ। V1 डॉट V2 इज इक्वल टू मॉड V1 मॉड V2 cos थीटा। ठीक, तो आपने वेक्टर निकाला किसके डायरेक्शन में, लाइन L1 के, लाइन L2 के, उसके बाद उनका डॉट प्रोडक्ट कर दिया। आपको क्या मिल जाए, एंगल बिटवीन द टू लाइंस मिल गया। बोलो। हाँ सर। यार, एक मिनट रुकना। अब आती है बात कि भाई दो लाइंस के बीच का तो हो गया। अब एक और हो सकता है कि एक प्लेन दिखाई दे और एक लाइन दिखाई दे। ठीक, इनके बीच का एंगल कैसे डिफाइन करोगे? ठीक है, इनके बीच का एंगल कैसे डिफाइन करोगे? सर ठीक है, किसका, प्लेन और लाइन का? प्लेन और लाइन के, ये प्लेन है ये लाइन है। ठीक है ना, एक प्लेन है P1 और एक लाइन है L। अब एंगल बिटवीन दिस लाइन एंड दिस प्लेन, व्हाट विल दिस बी? ठीक है, व्हाट विल दिस बी? तो आपको क्या करना है, ये जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर ढूंढ खींचना है। ये खींचा, देखो ये प्लेन है ये लाइन है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर खींचा, ये खींचा। बोलो बोलो। हाँ ठीक है सर क्या? ठीक है। अब इस परपेंडिकुलर वेक्टर के, ये जो है, इस ये जो वेक्टर है इसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दो यहाँ पे। ठीक, हाँ सर। सच दैट ये V1 ये V2 और ये L ये एक ही प्लेन में आ रहे होंगे। मींस कहने का क्या है हाँ कि ये एक लाइन थी। ठीक है, ये परपेंडिकुलर वेक्टर खींचा और ये इसके इस प्लेन में लाइन खींच दी। ठीक है, तो ये हो गया मेरा इस प्लेन में V2 और इसके परपेंडिकुलर ये V1। अब ये जो V2 और L के बीच का एंगल होगा ये होगा एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। ठीक, ये क्या होगा, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। और ये जो एंगल होगा ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ठीक, तो जनरली एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन निकालने के लिए जनरली एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन निकालने के लिए तो आपको क्या दो चीजें पता होनी चाहिए।
पता होंगी इनफैक्ट, वो होगा कि एक होगा आपका नॉर्मल या फिर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर। ठीक है, क्या पता होगा आपको? ये जो परपेंडिकुलर टू द वेक्टर है, ठीक है, v1, और एक लाइन पता होगा। तो जनरली टू फाइंड एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, you will find the angle between a vector along the line and a vector perpendicular to the plane। क्या होने वाला है कि एक वेक्टर जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर है और एक वेक्टर जो कि लाइन के अलोंग है, इनके बीच का एंगल निकालोगे जो कि आएगा 90 माइनस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन लाइन एंड। समझ आया? हाँ ठीक। तो ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये विजुलाइज होना चाहिए कि भाई लाइन और प्लेन के बीच में एंगल अगर वो बोलता है तो उसका मतलब क्या है, कौन से एंगल की वो बात कर रहा है। ठीक है, क्या चाहिए। तो इसके बाद आता है आपका कि भाई एंगल बिटवीन प्लेन एंड प्लेन, मींस सर, दो बट ये प्लेन्स। इसमें वेक्टर पैरेलल टू द हाँ, प्लेन भी निकाल सकते हैं ना? वेक्टर पैरेलल टू द प्लेन देखो बहुत सारे हो सकते हैं। ये प्लेन है, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, जितने भी होंगे ये सारे के सारे क्या हैं हाँ, वो भी पैरेलल हो जाएंगे। भाई, एक तरीके से वेक्टर सारे के सारे प्लेन में ही लाई कर रहे हैं, है ना। तो पैरेलल टू अ प्लेन, वेक्टर पैरेलल टू अ प्लेन, ऐसा कोई यूनिक चीज नहीं है ना। दो प्लेन्स को पैरेलल बोल सकते हो, दो लाइंस को पैरेलल बोल सकते हो, बट एक वेक्टर को और एक प्लेन को पैरेलल बोलना, ये मतलब अपने आप में कुछ बनती नहीं बात, मतलब ये हाँ एक सर, तरीके से समझे। कुछ चीज है नहीं कि वेक्टर पैरेलल टू द प्लेन किस चीज को बोला जाए। ये सारे के सारे ही इसके पैरेलल में, अनटिल वो कोई ऐसा एंगल बना दे, तो ये कोई यूनिक चीज नहीं है। बट अगर मैं परपेंडिकुलर की बात करूं तो वो यूनिक है, वो यही होगा डायरेक्शन, चाहे कहीं पे भी ले जाओ इसे, फ्री वेक्टर है, ले जाओ कहीं भी सकते हो, बट उसका जो डायरेक्शन है वो यूनिक है। तो इसलिए हम जनरली किसकी बात करेंगे, परपेंडिकुलर टू द प्लेन की बात करेंगे। क्लियर हो गई बात? हाँ सर। अब जो तीसरी चीज आती है वो क्या है, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। अब वो कौन सा एंगल होता है और कैसे, उसे हम देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, तो एक ये प्लेन है, ठीक है, और एक से ये प्लेन है, ठीक। और थोड़ा सा अच्छे से बना, ठीक है। तो ये देखो, अब इसमें दो प्लेन्स दिख रहे हैं कि रेड वाला और एक ये ब्लैक वाला, ठीक है। इन दो प्लेन्स को कुछ इस तरीके की कहानी है। तो अगर मैं इनके बीच का एंगल बोलूं कि भाई इनके बीच का एंगल निकालना है, तो कौन सा एंगल होगा? तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इन दोनों का जो कॉमन लाइन है,
ये वाली, ये ढूंढो, ये मिल गई जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब क्या करो, इस लाइन के परपेंडिकुलर एक इस प्लेन में लाइन खींचो और एक इस प्लेन में लाइन खींचो। खींच दी, ठीक है। आपने क्या करना है, एक रेड वाले प्लेन में इस कॉमन लाइन के, मींस ये प्लेन था, ये रेड लाइन है, इस रेड लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन खींची ये, और यहाँ पे एक लाइन खींची। इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा ये क्या होगा, एंगल बिटवीन दी प्लेन्स। ठीक, एंगल बिटवीन दी प्लेन्स कैसे निकालोगे, ये दो प्लेन है, इनके बीच में जो कॉमन लाइन है इसको ढूंढो, इस प्लेन में इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन खींचो, इसी पॉइंट से ऊपर वाले प्लेन में परपेंडिकुलर लाइन खींचो, दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, ठीक है, एंगल वो क्या बिटवीन। होगा, एंगल बिटवीन दी प्लेन्स। अच्छा, जनरली इसमें भी क्या होगा कि भाई हमें पता था कि जो प्लेन है उसके एक परपेंडिकुलर वेक्टर यूज होगा, ठीक है, ये जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर वेक्टर यूज होगा, ठीक है। तो आपको एक वेक्टर पता है जो कि इस P1 के परपेंडिकुलर है, एक वेक्टर पता है जो इस P2 के परपेंडिकुलर है, ठीक है, ठीक है। तो ये वेक्टर और ये वेक्टर के बीच में अगर मैं एंगल निकाल लूं तो क्या मैं इस एंगल को और इन दोनों के बीच के एंगल को कोरिलेट कर सकता हूं, बोलो। सर सोच रहा हूँ, एक मिनट। ये कुछ ऐसा है कि भाई ये दो लाइन है, इसके आपने परपेंडिकुलर एक लाइन खींची और इसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींची, ठीक है, ये थीटा है, ये 90, ये 90, तो ये जो एंगल होगा ये भी तो थीटा ही हो जाएगा, हाँ बोलो। वो भी थीटा हो जाएगा। तो जनरली क्या होगा, एंगल बिटवीन प्लेन्स will be equal to angle between the normal vectors to the two planes। ये जो दो प्लेन्स हैं इनके जो नॉर्मल वेक्टर है इनके बीच का एंगल निकाल लो, ठीक है ना। तो जनरली हम दो प्लेन्स के बीच में एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, उनके जो नॉर्मल या उनके जो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं उनके बीच का एंगल निकाल लेंगे। अगर वो दोनों का बीच का एंगल थीटा है तो जो एंगल बिटवीन द प्लेन है वो भी थीटा ही होगा, ठीक है क्या। फिर तो आपने जो फर्स्ट बोला था, वो जो एंगल आपने ड्रॉ किया, वो खाली विजुअलाइजेशन के लिए था, वो एक्चुअल मेथड नहीं हो सकता। नहीं, मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि भाई एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स है क्या, कौन सा एंगल बोला जाता है। बट जनरली यू निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम जो नॉर्मल वेक्टर्स है उनको यूज करेंगे, क्योंकि नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, एक यूनिक चीज हो जाती है। अगर वेक्टर अलोंग अ लाइन की बात कर रहे हैं तो हमें पता है इट इज अ यूनिक चीज, बट वेक्टर अलोंग अ प्लेन कुछ यूनिक बनता नहीं। यूनिक क्या बनता है, वेक्टर परपेंडिकुलर टू अ प्लेन, तो हम उस यूनिक चीज को यूज कर लेते हैं कि भाई वेक्टर परपेंडिकुलर टू अ प्लेन, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो थोड़ा सा अभी तक सिर्फ ये इसलिए बताया जा रहा है कि आपको थोड़ा सा माइंड में ये हो कि भाई कैसा दिखती हैं चीजें, आप इमेजिन कर पाओ, सिर्फ इतनी सी बात है। ठीक, इसके बाद आपका आता है सेक्शन फॉर्मूला। तो अगेन
जैसे हमने वेक्टर में करा था, बिल्कुल सिमिलर तरीके की चीज है, सेक्शन फॉर्मूला। एक मिनट रुकिए। ठीक है, तो बिल्कुल वही है कि भाई अगर कोई एक पॉइंट है x1 y1 z1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2 z2, ठीक है, और एक पॉइंट है C, तो C जो है वो A और B को m/n में डिवाइड करता है, तो Cx विल बी रिटन एज m times x2 plus n times x1 upon m plus n. Cy will be written as m times y2 plus n times y1, और Cz will be written as m times z2। ठीक, अगर C A और B के बीच में है, ठीक, तो m/n इंटरनल डिवीजन, ठीक है, और अगर C mn AB के बीच में नहीं है तो m/n क्या होगा, नेगेटिव। इसका मतलब क्या होगा, एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक, तो वही एकदम सेम फॉर्मूलेज हैं। हम वेक्टर में क्या करते थे, हम वेक्टर में सिंपली क्या करते थे, एम ए प्लस एन बी डिवाइडेड बाय एम प्लस एन, तो वहां पे एक ही फॉर्मूला या एक ही चीज से वो सीधे वेक्टर आ जाता था, तो वो वेक्टर क्या बन जाता, सी एक्स आई प्लस सी वाई जे प्लस सी जेड के। यहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों के लिए अलग अलग क्वांटिटीज निकाली जाती, सिर्फ इतना ही फर्क है। क्लियर हो गई बात, बोलो। हाँ सर, इसको नोट कर रहा हूँ। हाँ सर, क्लियर है। करें आगे, देखो कुछ चीजें क्वेश्चन लिखो तो क्लियर हो जाएगा। तो आपको लिख, फाइंड दी रिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा बीटा गामा इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन कौन सा होगा ये इमेजिन कर सकते हो। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ a comma b comma c from x axis और find the ratio in which line joining the points 2, 4, 5, 3 is divided by xy plane।
पहले का आंसर बताओ। सिंपल, अगर आप एक्सेस सिस्टम इमेजिन कर सकते हो, अगर आपको ऐसे हैंड मूवमेंट से नहीं समझ में आता तो एक अपने रूम का कोई भी एक एज पकड़ लो और उसमें एक्स वाई जेड देख लो। सर वो गामा है, वो तो माइनस गामा होता है। अब देखो क्या हो रहा है, एक्स वाई प्लेन, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये जो मेरा फिंगर है, ये थंब है सॉरी, ये जेड एक्सिस हो जाएगा। अब एक्स वाई प्लेन मीन्स ये वाला, ठीक है, एक्स वाई प्लेन मीन्स ये वाला। अब मैं क्या कह रहा हूं कि ये एक पॉइंट है, ठीक है ना, ये पॉइंट एक्स वाई प्लेन इसमें रिफ्लेक्ट हुआ तो सिंपली इधर पहुंच जाएगा, ठीक है। इसका मतलब मूवमेंट किस तरफ हो रहा है, जेड में हो रहा है। जो पहले एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स रहे होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट कौन सा है, इस पॉइंट का या इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, वो एक तरीके से यहां से नीचे आए तो ये डिस्टेंस, यहां से नीचे आए तो ये डिस्टेंस, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो एक्स और वाई को डिस्टेंसेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ किस में मूवमेंट हो रहा है, जेड एक्सिस में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपली अल्फा बीटा माइनस। अल्फा बीटा और माइनस का। ठीक, क्या ये इमेजिन कर पा रहे हैं। हाँ सर। हाँ दूसरा बताओ, ए बी सी का डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस रूट सर एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से, हाँ। ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये पॉइंट है। इसका मतलब अगर किसी भी पॉइंट का किसी लाइन से डिस्टेंस बोला गया तो एक तरीके से आप ऐसे परपेंडिकुलर डाल दो, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर है, तो आपको दिखाई दे रहा है ये परपेंडिकुलर निकालने के लिए हाइपोटेन्यूज किस केस में बनेगा, जब आपको ये लेंथ पता हो और ये लेंथ पता हो। मींस ये जो हाइट है, ये तो दिख रहा है आपको वाई कोऑर्डिनेट हो गया, और इसका इंक्लिनेशन और दूसरी तरफ कौन सा है, ये जेड की तरफ है। एक्स में तो कुछ हो ही नहीं रहा, एक्स में तो ये सेम ही है। तो इंक्लिनेशन किस किस की तरफ हो रहा है इसका, एक तरीके से अगर मैं ये पॉइंट लेता हूं और इसका परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करता हूं, ठीक है, तो ये इंक्लिनेशन अगर मैं देखूं तो किस किस की तरफ है, एक है जेड की तरफ और एक है वाई में। तो एक तरीके से आप अगर ट्राइंगल कंप्लीट करोगे, ये देखना ध्यान से, ये मेरा पेन जो है ये ट्राइंगल कंप्लीट कैसे होगा, एक इधर की तरफ जा रहा होगा, एक इधर की तरफ। मींस इससे एक लाइन यहां खींचो और इससे एक लाइन यहां खींचो, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, और ये दो लाइंस आपस में कैसी हो गई, परपेंडिकुलर। तो ये जो हो गया आपका y हो गया, मींस ये हो गया आपका b, और ये हो गया c। तो ये जो डिस्टेंस हो गया ये कितना हो गया। तो एक्स एक्सिस से अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। वाई एक्सिस से निकालना होता तो वाई वाला हट जाता, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और जेड एक्सिस से अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है क्या। हाँ सर मुझे आ गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक, थर्ड वाला देखो, बेसिकली ये है कि आप इमेजिन कर पाओ चीजों को। थर्ड क्वेश्चन है, ये सेक्शन फॉर्मूला का है, तो आप ऐसा ही क्वेश्चन एकदम देखते थे 2D में, बट वहां पे क्या होता था, एक दो पॉइंट्स होते थे जिनको एक लाइन ज्वाइन कर रही होती थी, और आप बोलते थे एक्स एक्सिस इसको किस रेशो में डिवाइड कर रहा होगा। यहाँ पे वो लाइन नहीं देके आपको क्या बोल रहे हैं, एक एक्स वाई प्लेन है, आपको दिख रहा है कि भाई एक लाइन होगी कोई ऐसे, वो एक प्लेन को कहीं बीच में कहीं काट रही होगी ऐसे,
तो ये जो रेशो होगा ये कितना होगा? ठीक है, क्वेश्चन कॉपी कर लिया होगा, एक और मैं लिख देता हूँ। ज्योमेट्री भी आपको एक तरीके से इमेजिन करनी है इसमें भी। आई होप टेट्राहेड्रन मैंने पढ़ाया था तो आपको याद होगा टेट्राहेड्रन क्या होता है। तो क्वेश्चन है गिवन अ रेगुलर टेट्राहेड्रन DABC with edge length A, points E and F are on the edges AD and BD respectively, such that E divides DA and F divides BD in ratio 2:1. Find area of triangle CEF. ये हो गया भाई, 2 पॉइंट है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है बताओ? बोलो। सर एक मिनट, मुझे वो वाला दिखाओ ना, इसके पहले का स्लाइड मुझे नोट करना था वो। कौन सा, ये वाला? नहीं सर, वो सेक्शन फॉर्मूला आप बता रहे थे वो वाला। हाँ ये एक्स वाई प्लेन की क्या खास बात होगी? अगर मैं एक्स वाई प्लेन देखूं, ये प्लेन देखूं, तो इसमें कोई भी पॉइंट जो होगा उसका क्या खास बात होगा? उसमें एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई कोऑर्डिनेट होगा, पर जेड कितना है? 0 होगा। तो आपको यही कंडीशन यूज करनी है कि जो जेड कोऑर्डिनेट है वो 0 होगा। एक्स वाई में जेड 0 होगा, वाई जेड में एक्स 0 होगा, एक्स और एक्स जेड में वाई 0 होगा। सर कर दिया नोट ये वाला। तो ये करें सॉल्व। तो हम बोलते हैं कि भाई एक्स वाई जेड, सॉरी एक्स वाई प्लेन यहीं पे कर लेते हैं। सर वो एक्स वाई 145 है या 245? हाँ क्या? वो 145 है कि 245 है पॉइंट्स? 245। ठीक है, ये लाइन सेगमेंट है, इसको से m/n में ऐसे डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब z कोऑर्डिनेट अगर मैं लिखूं इस पॉइंट का, तो ये क्या हो जाएगा? z कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा 3m + 2n/n
ठीक है क्या? और ये कितना होना चाहिए? 0। तो 3m + 2n is 0. दिस implies m by n is equal to कितना? इसका मतलब एक्स वाई जो है वो प्लेन जो है वो इसको 2/3 में डिवाइड करता है एक्सटर्नली। किस में डिवाइड करता है? 2/3 में एक्सटर्नली। इसका मतलब इसकी सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी कि भाई ये जो प्लेन है वो ये रहा, ठीक है, और ये जो लाइन है वो ये रही, ठीक है। ये हो गया 2 4 5 और ये हो गया 3 5 -4। मैंने सही लिखा है? मैंने कुछ गलत लिखा है यार। जेड कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूं ना मैं। जेड कोऑर्डिनेट तो जेड कोऑर्डिनेट से निकलेगा ना, तो 5 इंटू n और -4 इंटू m इज 0। जेड कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, जेड कोऑर्डिनेट, ठीक है। जेड कोऑर्डिनेट तो जेड कोऑर्डिनेट से निकलेगा, दैट इज 5n -4m इज 0। इसका मतलब m/n इज 5/4, ठीक है। तो ये इंटरनल डिवीजन है। ये कैसा इंटरनली डिवीजन है? 5/4, सिंपल, ठीक। इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करूंगा एक लाइन से तो वो एक्स वाई प्लेन इसको 5:4 रेशियो में ऐसे काट रहा है, ठीक। एक्सटर्नल डिवीजन अगर होता ऐसा तो फिर आप ऐसे बोलते कि भाई ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और से ये पी है ना। तो ए पी ओवर बी पी कुछ आ रहा होता से 3:2, ठीक है ना। ये बड़ा है तो ए पी बी पी से बड़ा ही आएगा, ये तो समझ में आ रहा है। बट इस बार जो हम सेक्शन फॉर्मूले में लगाते तो ये कैसा आ जाता? रेशो कैसा आता? रेशो आ जाता नेगेटिव। सिर्फ इतना फर्क आता कि रेशो ये कैसा आता? नेगेटिव, ठीक। बट ये केस है नहीं, ये केस एक्सटर्नल डिवीजन वाला केस है ही नहीं। ये केस जो है ये कैसा है? इंटरनल डिवीजन का है, सिंपल। हमने पहले गलत लगा दिया था। क्या है? हमको जेड कोऑर्डिनेट को पता है कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के बारे में हमें पता नहीं। एक्स वाई प्लेन में एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्या होंगे पता नहीं, पर जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो मैंने सेक्शन फॉर्मूला लगाया बट जेड कोऑर्डिनेट के लिए लगाया 5n -4m अपॉन दिस। जेड कोऑर्डिनेट हमें पता है 0 होगा, तो इसी से हमारा दिस इज सफिशिएंट टू फाइंड द रेशियो। क्लियर हो गई बात? बोलो। हाँ सर, क्लियर। अब ये क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बेसिक ज्योमेट्री है, बस आप क्या इस चीज को इमेजिन कर पाओगे। रेगुलर टेट्राहेड्रन याद होगा आपको। रेगुलर टेट्राहेड्रन का मतलब होता है कि भाई सारे फेसेस इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने एक थोड़ी सी चीज गलत बता दी थी। जहां पे भी मैंने बताया था पिरामिड, उसको कर देना प्रिज्म। मैंने जल्दी जल्दी में पिरामिड की जगह प्रिज्म की जगह पिरामिड बोल दिया था, ठीक है। एक बार फिर भी मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। मैंने बोला था कि कुछ इस तरीके के जो फिगर होंगे, ठीक है, जिसमें ट्राइंगल ऐसा है और उसके बाद पीछे ऐसा ये पुश, एक तरीके से आपने ये जो पीछे वाला सेक्शन है या इस ट्राइंगल वाले सेक्शन को ही आपने एक तरीके से पीछे एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। तो ये जो बना, ये क्या बना? ट्राइंगुलर प्रिज्म। तो ध्यान से चेंज कर लेना। लास्ट टाइम मैंने गलती से इन्हें पिरामिड बोल दिया था, दिस इज ट्राइंगुलर प्रिज्म, ठीक। ऐसे ही मैंने बोला था ये जो आप क्यूबॉइड बनाते हो, ठीक है, तो ये क्या है? रेक्टेंगुलर प्रिज्म। पिरामिड की जगह इसे प्रिज्म कर लेना, ठीक है ना। ऐसी क्यूब क्या है? स्क्वायर प्रिज्म। एक प्रिज्म है, पिरामिड नहीं है, ठीक।
ठीक, पिरामिड किसे बोलेंगे? पिरामिड तो आप जैसे पिरामिड देखते हो, जैसे टेट्राहेड्रन है तो इसका बेस कैसा होगा? ट्राइंगुलर है। ये बेस कैसा है? ट्राइंगुलर है। तो ये कैसा हो गया? ट्राइंगुलर पिरामिड। ठीक है। अगर मैं बेस को ऐसे स्क्वायर बना दूं, ठीक है, और इस पे ऐसा ये पिरामिड बना दूं, इस पे ये ऐसे पिरामिड बना दूं, तो ये क्या हो गया आपका? स्क्वायर पिरामिड। ठीक है। तो थोड़ा सा पिरामिड की जगह उसे कर लेना प्रिज्म। मैंने जल्दी जल्दी में, जनरली ये शेप्स जो है ना ये हमारे कोर्स में है नहीं, इसलिए ये पढ़ाते नहीं है, बट ये वाले जो है क्यूबॉइड या ट्रायंगुलर प्रिज्म ये यूज हो जाते हैं। ठीक है ना। तो अगर आपको स्क्वायर पिरामिड है तो स्क्वायर बेस हो गया, बाकी वो पिरामिड जैसा दिखेगा। ये ट्रायंगुलर पिरामिड क्यों? ट्रायंगुलर बेस हो गया, पिरामिड जैसा दिखेगा। ठीक है ना। ऐसे ही रेक्टेंगुलर पिरामिड क्या हो जाएगा कि ये नीचे जो बेस है स्क्वायर की जगह रेक्टेंगल। ठीक। बट प्रिज्म क्या है कि भाई एक ही क्रॉस सेक्शन को आप पीछे तक एक्सटेंड करते चले जाओ, एक ही क्रॉस सेक्शन को आप पीछे तक एक्सटेंड करते चले जाओ, तो उसको हम ट्राइंगुलर प्रिज्म या रेक्टेंगुलर प्रिज्म, क्यूब को हम स्क्वायर प्रिज्म बोलेंगे। क्लियर हो गई बात? तो इसको चेंज कर लेना अपने नोट्स में, पिरामिड की जगह उसमें प्रिज्म कर लेना। अब ये क्वेश्चन बताओ कि भाई एक रेगुलर टेट्राहेड्रन है। रेगुलर टेट्राहेड्रन का मतलब क्या है कि सारे फेसेस इसके इक्विलेटरल ट्राइंगल है। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। और आपको क्या दिया हुआ है? एज लेंथ ए है, तो सारे एजेस का लेंथ है। ई एंड एफ आर ऑन ए डी एंड बी डी रेस्पेक्टिवली सच दैट ई डिवाइड्स डी ए। ध्यान देना, डी ए को 2:1 में डिवाइड कर रहे हैं, डी से ए की तरफ जब जाएंगे तो 2:1 है। ऐसे ही एफ डिवाइड्स बी डी, बी से जब डी की तरफ जाएंगे तो 2:1 है। ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है कि एक ट्राइंगल बन रहा है सीई एफ, सीई एफ। ठीक है। इसका एरिया बता दो। ठीक। अब ये थोड़ा सा आप इमेजिन करोगे तभी समझ में आएगा कि क्या होगा। हो जाएगा तो मेरे को बता दो, 2-3 मिनट दे रहा हूँ अपने आप से, सोच लो। सोच के अगर करोगे तो फायदा। सर वो मुझे क्वेश्चन नोट करना है एक बार। क्वेश्चन नोट कर लो।
करें क्या भाई, किसी का हो गया? सर 1 मिनट ट्राई कर रहा हूँ। देखो भाई, अगर आपको ट्राइंगल सीईएफ पे कमेंट करना है तो या तो आप हाफ बेस इनटू हाइट लगाओगे, या आपको समझ आ रहा है कि साइड्स के बारे में कुछ कह पाओ, यही कुछ पॉसिबिलिटी है। अब देखो, ए ई या ईडी ये क्या है, 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो अगर मैं अभी के लिए देखूं ट्राइंगल ये वाला डीईएफ, क्या ट्राइंगल डीईएफ इस ए बी डी वाले ट्राइंगल के प्लेन में ही लाई करेगा? ठीक है, इसका मतलब ये जो एंगल है ये यूज कर सकते हैं, विच इज 60 डिग्री। बोलो बोलो। सर वो जो ईएफ है वो एबीडी ट्रायंगल पे लाइन है। हाँ, ई एफ जो है वो ई जो है ए डी पे है और एफ इस पे है, तो इसका मतलब ये जो ए डी हाँ बी है इसी के प्लेन में डी ई एफ भी होने वाला। हाँ सर। इसका मतलब ये जो डी ई एफ है इसका एक एंगल ये 60 डिग्री होगा। ये पूरा हाँ लाइन ए है, ये 2a/3 होगा, 2:1, और ये कितना होगा, a/3। इसका मतलब अगर मुझे ई एफ निकालना है तो मैं cos 60 लिख सकता हूँ, दैट इज 2a/3 का होल स्क्वायर प्लस a/3 का होल स्क्वायर माइनस ई एफ स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2a/3 इंटू a/3। बोलो ठीक है क्या? सर ये लास्ट आपने क्या किया? कोसाइन रूल, cos थीटा, ट्राइंगल में cos थीटा कैसे निकालते हो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू हाँ बी सर। सी। हाँ हाँ। तो cos 60 इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ दिस इनटू दिस साइड। तो मैं ई एफ निकाल सकता हूँ, मींस ये सी ई एफ ट्राइंगल की एक साइड ई एफ मिल जाएगी। बोलो। हाँ सर मिल जाए। तो ये तो मिल गई, अब बात आई कि क्या मैं सी एफ या सीई निकाल सकता हूँ, बताओ। कोसाइन रूल यूज करके किसी जगह पे क्या मैं सी एफ सीई निकाल सकता हूँ? देखो ध्यान से, इस ट्राइंगल को देखो, इस ट्राइंगल को सी ए ई, ट्राइंगल सी ए ई, ट्राइंगल सी ए ई में कुछ खास है क्या? बिल्कुल खास है। वो है कि डी ए सी, ये जो ट्राइंगल है इसी के प्लेन में है ये, क्योंकि सी तो दोनों में कॉमन है और ई ए डी पे लाई कर रहा है। इसका मतलब ये जो एंगल है ये यूज हो जाएगा विच इज 60 डिग्री। बोलो। ये a/3 है और ये a है। हाँ बिल्कुल ऐसी अगर इसको देखें सर वो यहाँ 60 पे, डिग्री आपने एडीसी ट्रायंगल वाला यूज किया ना? बिल्कुल DAC जो ट्राइंगल है इसमें ये जो एंगल है ये 60 डिग्री होगा, है ना, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ऐसे ही इधर देखो, ये FBC,
ये भी 60 होगा बिल्कुल सिमिलर तरीके से, ये 2a/3 होगा। ये ना यूज करें हम तो ये यूज कर लो। ये नहीं यूज करो, ये यूज कर लो, ये ज्यादा आसान है। ये वाला ट्राइंगल देखो, ये वाला DFC, DFC, ठीक है क्या? बोलो। हाँ सर। DFC देखें, एक मिनट। DFC देखें तो ये जो एंगल है डी, ये CDF, ये कितना होगा? 60 होगा। ट्राइंगल CDF देखो, तो एंगल CDF 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये ट्राइंगल बन रहा है पूरा ऐसा। बोलो। हाँ सर। अगर ये 60 डिग्री है इतना, ये a/3 है और ये a है, तो क्या इसके सामने वाली साइड निकाल सकते हैं? भाई इस तरीके का केस बन रहा है ना कि ये आपका फेस है, ठीक है, ये रहा C, ये रहा D, ये रहा F और ये B। C, D, B और F, यही है ना? यही है, ठीक है। ये ट्राइंगल कैसा है? ये ट्राइंगल इक्विलेटरल है, तो ये भी 60, ये भी 60, ये a/3, ये 2a/3, ठीक है क्या? बोलो। और ये a, ये a, ऐसे ही बन रहा है। हाँ ये समझो। हाँ तो क्या मैं इसकी लेंथ निकाल सकता हूं? फिर से वही लगा लो, cos 60। cos 60 किसके बराबर हो जाएगा? इस ट्राइंगल में लगा लेते हैं, या इस ट्राइंगल में लगा लो, आपकी मर्जी है, दोनों साइड से सेम आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा a² प्लस a/3 का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस, सॉरी, माइनस CF का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ a इंटू a/3, ठीक है क्या? बोलो। इसका मतलब अगर आप देखो तो आपको CF मिल गया, CF और CE बराबर हैं, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, ये साइड A, ये साइड A, ठीक है। एंगल 60 डिग्री है इनके बीच में, ये रहा एंगल 60 डिग्री, और a/3 a/3, ठीक है। तो SAS से आप बोल सकते हो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो CE और CF बराबर, CE और CF बराबर। नहीं तो आपको ये भी नहीं दिख रहा, तो इसमें भी CE में भी कोसाइन रूल लगा लो, बिल्कुल सेम तरीके से लगे। CE में भी कोसाइन रूल लगा लो, cos 60 लगा लो, बिल्कुल सेम इक्वेशन बन जाएगी। तो CE और CF बराबर है, वो कहाँ से आएंगे? वो इससे आएंगे। और जो आपने EF निकालना था, वो EF यहाँ से आएगा। तो आपको एक ट्राइंगल के तीनों साइड मिल गए। अब बस इसमें ये था कि आप इमेजिन करो कि भाई ये जो ट्राइंगल CEF है, ये किसी और ही प्लेन में है, वो किसी भी फेस के प्लेन में नहीं है, ना तो ABC के प्लेन में है, ना BCD के प्लेन में, इनमें किसी में भी प्लेन में नहीं है, ठीक है। तो ये सिंपल क्या है कि एक नया
प्लेन में एक ट्राइंगल है, उसके तीनों साइड पता लग गए आपको, EF की लेंथ पता चल गई, CF की लेंथ पता चल गई, CE की लेंथ पता लग गई। वो कैसे निकाली? वो आपने कोसाइन रूल का यूज करके। तो आपके पास जो फाइनली कुछ कहानी बनी वो ऐसे बनी कि एक ट्राइंगल है CEF जो कि आइसोसेलेस है और तीनों साइड्स का आपको लेंथ पता है। तो आप या तो हेरॉन्स फॉर्मूला लगा लोगे या फिर आपकी मर्जी है ये परपेंडिकुलर वगैरह निकाल के उससे निकाल लो, ठीक है ना। ये पता है, ये पता है, तो आप ये निकाल सकते हो और हाफ बेस इनटू हाइट कर लेना पाइथागोरस का यूज, ठीक। तो इमेजिन करके आपने कोसाइन रूल लगाना है, ये समझना चाहिए कि भाई CF और EF और CE ये क्या है और कहाँ से आ रहा है। आया क्या समझ में? नहीं आया? बोलो। हाँ सर आया। हाँ सर। थोड़ा सा आपको जो मेन यहाँ पे क्रिटिकल चीज है वो यही है कि चीजें दिखनी चाहिए। अगर 3D में आप इमेजिन कर पा रहे हो चीजों को तो आप समझ जाओगे। क्लियर हो गया? करें आगे? सर करते हैं। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है वो आता है डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। बेसिकली क्या कर रहे हैं कि भाई वेक्टर में डायरेक्शन दिखाने के लिए क्या होता था, वेक्टर में किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन कैसे पता लगती थी बताओ? उसके डायरेक्शन अलावा एक कैसे? यूनिट वेक्टर से। भाई उस वेक्टर की डायरेक्शन कैसे पता लगती थी? उसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर से, ठीक है। तो लाइन के लिए, लाइन की डायरेक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं? उसे बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। उसका नाम क्या है? सर वो है अल्फा ये बीटा गामा। है ये यूनिट वेक्टर ही, बट इनको क्या बोल देते हैं हम? डायरेक्शन कोसाइंस। देखो क्या हो रहा है, मान लीजिए कोई भी एक ये लाइन है ऐसे, ठीक है, ठीक है। हमने बोला कि इसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ अल्फा बनता है, वाई एक्सिस के साथ बीटा बनता है और जेड एक्सिस के साथ गामा बनता है। अब ये थोड़ा सा इमेजिन करना, ये जो है ये एक ऐसा लाइन है, एक्स एक्सिस के साथ अल्फा बन रहा है, ठीक। तो अगर मैं एक्स एक्सिस के साथ अल्फा वाला ट्राइंगल देखूं तो ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ये अल्फा है तो ये एल्सा ट्राइंगल बनेगा, ठीक। मींस इसमें ये जो ट्राइंगल को कंप्लीट करें तो ये बेस जो हो जाएगा ये एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा। बोलो, देख सकते हो ये ऐसे अपने आप से कि भाई ये जो पेन है इसके से परपेंडिकुलर डाल दो एक्स एक्सिस पे तो ये जो बेस बनेगा ये एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अगर ये एक्स वाई जेड है तो ये एक्स हो जाएगा। ये जो लेंथ है ये क्या हो जाएगी? अंडर रूट, ये तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाली हुई है। बोलो, एक्स। ठीक है क्या? तो हाँ कॉस अल्फा क्या हो जाएगा? एक्स अपॉन अंडर रूट। ऐसी कॉस बीटा क्या हो जाएगा? ध्यान देना अल्फा बीटा में 90 का रिलेशन नहीं है, ये अलग अलग प्लेन में दो अलग एंगल है। और ऐसी कॉस गामा क्या हो जाएगा? वाई अपॉन अंडर रूट, ठीक है। अब अगर इन्हीं को आप देखोगे तो अगर इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर की बात करो, इस डायरेक्शन में आप एक यूनिट वेक्टर की बात करो तो क्या होगा? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यही होगा क्या? इसके आगे यस। आप बोलोगे कि भाई प्लस माइनस लगा लो क्योंकि वेक्टर है, तो आप ऐसे वेक्टर बोल रहे हो कि ऐसे वेक्टर बोल रहे हो, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है क्या?
बोलो। sir. ठीक, इसका मतलब आप दोनों को देखो तो ये क्या हो गया, x अपॉन दिस, इसका मतलब ये जो है ये क्या लिखा हुआ है, cos अल्फा i प्लस cos बीटा j प्लस cos गामा, यही लिखा हुआ है। बोलो, यही लिखा हुआ है, यही सेम चीज है, x अपॉन दिस। ठीक, तो अगर मैं ये चीजें देखूं, cos अल्फा cos बीटा cos गामा, ये जो कोसाइंस हैं ये बेसिकली क्या दिखा रहे हैं, ये एक लाइन की डायरेक्शन के अलोंग एक यूनिट वेक्टर दिखा रहे हैं, वेयर अल्फा बीटा गामा ये क्या है एंगल विद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अल्फा बीटा गामा क्या है, एंगल विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। अगर ये एंगल निकालने और इनके कॉस ले लें तो इस कोसाइन से को कंबाइन करके जो एक वेक्टर बनता है वो क्या बनता है, इट इज अ वेक्टर दैट इज अलोंग, इट इज अ यूनिट वेक्टर दैट इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग दिस ओ 0 0 0 टू एक्स वाई जेड। बोलो। हाँ सर, समझो। तो अगर मैं बोलूं तो एक वेक्टर के अलोंग या एक वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस अगर कोई बोलता है तो उसका मतलब क्या है कि उसके अलोंग यूनिट वेक्टर बता पूछा जा रहा है, और वो यूनिट वेक्टर में जो आई के साथ जे के साथ और के के साथ है उन्हें अलग अलग लिखने को बोला जाता है। आई के साथ वाले को आप कॉस अल्फा बोल देते हो, जे के साथ वाले को कॉस बीटा बोल देते हो, और के साथ वाले को कॉस गामा बोल देते हो। ठीक है, जनरली इन्हें एल एम एन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, एल एम एन से। ठीक, तो अगर किसी भी लाइन की डायरेक्शन कोसाइंस की बात करें तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन is nothing but a unit vector along that line। ठीक है, if L M N are DCs then minus L minus M minus N will also be DCs along that line। बोलो, प्लस हो या माइनस हो दोनों ही लाइन के अलोंग होंगे। तो यूनिट वेक्टर एलएमएन से जो डिनोट हो रहा है या माइनस एल माइनस एम माइनस एन से डिनोट हो रहा है वो दोनों ही जो क्या होंगे वो लाइन के अलोंग होंगे। ठीक है क्या, तो कहने का क्या मतलब है, एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, ये प्लस माइनस कुछ भी लो, दिस इज यूनिट वेक्टर अलोंग लाइन, और इसी को डायरेक्शन कोसाइंस में रिप्रेजेंट करा तो प्लस माइनस एल प्लस माइनस एम प्लस माइनस एन, डीसीज अलोंग लाइन। ठीक है क्या, और डायरेक्शन कोसाइंस में अगर मैं देखूं तो खास बात क्या आ रही है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ये 1 हो जाए, हो रहा है ना। क्यों, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, इसका मॉड्यूलस निकालोगे तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 होगा। यहां से भी देख सकते हो आप, अगर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा करेंगे क्या आएगा, क्या आएगा, 1 आएगा। आएगा क्या, सर क्या आपने बोला अभी? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा। हाँ सर, 1 हो। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 होगा। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि एल आई प्लस एम जे प्लस एन के इज अ यूनिट वेक्टर, इसका मतलब इसका मॉडुलस 1 होगा, यहाँ से भी होगा। दिस इंप्लाइज कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। तो डायरेक्शन कोसाइंस का क्या मतलब है
कि अगर LMN आर डायरेक्शन कोसाइंस, इसका मतलब Li प्लस MJ प्लस NK विल बी अ यूनिट वेक्टर अलोंग द लाइन, प्लस माइनस लगा लो अपने से, ठीक है ना। अगर LMN डायरेक्शन कोसाइन अलोंग ए लाइन है तो माइनस L माइनस M माइनस N भी उसी लाइन के अलोंग एक डायरेक्शन कोसाइन है। और डायरेक्शन कोसाइंस का एक जो पहला आपको समझ में आया कि भाई क्योंकि यूनिट वेक्टर होते हैं तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर 1 होगा। और डायरेक्शन कोसाइंस का अगर मतलब पूछा जाए तो L जो है वो क्या डिनोट करता है, कॉस ऑफ द एंगल इट मेक्स विद x एक्सिस। M क्या है, कॉस ऑफ द एंगल इट मेक्स विद द लाइन मेक्स विद y एक्सिस। एंड N क्या है, कॉस ऑफ द एंगल दैट द लाइन मेक्स विद द z एक्सिस। ठीक है क्या, आया समझ में? हाँ सर। तो उसी यूनिट वेक्टर को अलग तरीके से इंटरप्रेट करा जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम एंगल्स की बात करते हैं, यहाँ पे हम डायरेक्शन ऑफ लाइन में कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा इस तरीके की चीजों की बात करते हैं। इसीलिए ये क्या आ रहा है, एक थोड़ा अलग तरीके का एक अलग तरीके से पर्सपेक्टिव से पढ़े जाएंगे इसको। वेक्टर में हम यूनिट वेक्टर पढ़ते थे, यहाँ पे एंगल्स के टर्म्स में चीजें करते हैं। समझ में आया? Yes, sir. फिर एक टर्म आता है जिसे बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, डायरेक्शन कोसाइन भी उतनी इंपॉर्टेंट चीज है, बट डायरेक्शन रेशियो ज्यादा यूज होगी। डायरेक्शन रेशियो कुछ नहीं है, इट इज k टाइम्स डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, डायरेक्शन कोसाइन क्या था, यूनिट वेक्टर अलोंग अ लाइन। क्या था, यही था ना, बोलो। तो डायरेक्शन रेशियो क्या हुआ, k टाइम्स dc। इसका मतलब मैग्नीट्यूड में चेंज आ गया, तो इट इज सिंपली व्हाट, वेक्टर अलोंग अ लाइन। ठीक, तो फॉर अ लाइन with DCs LMN, DRs can be KL, KM, K. K is a real number not equal to 0। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि K कोई भी एक 2 3 4 -1 -2 -√2 कुछ भी एक नंबर हो सकता है, मीन्स प्रोपोर्शनल है ना। उसको एक डायरेक्शन कोसाइन को आपने एक किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया k से, तो वो क्या कहला गए, डायरेक्शन रेशियो कहला गए। तो डायरेक्शन रेशियोज आर नंबर्स विच आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन। ठीक, इसको कैसे बोल सकते हो आप, डायरेक्शन रेशियोज आर नंबर विच आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है क्या, समझ में आता है? बोलो। हाँ sir. हाँ सर समझा। तो डायरेक्शन रेशियो भी डायरेक्शन ही दिखा रहा है, लाइन के अलोंग डायरेक्शन ही दिखा रहा है, बट वो डायरेक्शन एक ही, उसका जो डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड है वो एक यूनिट होगा ऐसा जरूरी नहीं, वो एक यूनिट होगा ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो किसी भी लाइन के अलोंग वेक्टर डायरेक्शन रेशियो, इसका मतलब आप सोचो यूनिट वेक्टर तो एक ही आएगा या दो आ सकते हैं प्लस माइनस, किसी भी लाइन वेक्टर दो आ सकते हैं, एक प्लस Li प्लस Mj प्लस Nk, एक माइनस Li माइनस Mj माइनस Nk। बट एक लाइन के अलोंग डायरेक्शन रेशियो या वेक्टर बहुत सारे आ सकते हैं, एक लाइन के लॉन्ग वेक्टर तो बहुत सारे इनफाइनाइट आ सकते हैं, इसका मतलब किसी भी लाइन के डायरेक्शन रेशियो तो कितने भी हो सकते हैं।
अगर 2 3 4 डायरेक्शन रेशियो है तो इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 6 8 वो भी डायरेक्शन रेशियो सेम ही होंगे। आई बात सुन रहे? मैं क्या कह रहा हूं, अगर किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियो ये है तो दिस इज इक्वल टू 4 6 8, दिस इज सेम एज -1 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। दे ऑल represent same direction या direction along same line, ठीक है? बोलो। आया समझ में? नहीं आया? नहीं आया तो अभी पूछ लो, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है। बोलो। सर एक नहीं आया? आया सर नहीं एक आया? आवाज नहीं आ रही है, थर फिर से पूछो। सर वो यूनिट वेक्टर का एक ये होगा ना, मतलब मल्टीप्लाइड बाय समथिंग। हाँ भाई, यूनिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड 1 है, उसका मैग्नीट्यूड 2 हाँ 3 4 5 √2 कुछ भी हो सकता है, तो वो क्या बन गया? डायरेक्शन रेशियो। जैसे हम लोग वेक्टर्स नॉर्मली करते थे, हाँ यूनिट भाई, वेक्टर वेक्टर, मैग्नीट्यूड। हाँ हाँ यूनिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड 1 है, उसे हाँ डायरेक्शन कोसाइन बोला गया। और हाँ वेक्टर को क्या बोला गया? वेक्टर अलोंग द लाइन को डायरेक्शन रेशियो बोला गया। अब उसका मैग्नीट्यूड कितना भी हो सकता है, तो वेक्टर तो किसी भी एक लाइन के अलोंग वेक्टर तो कितने भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, डिपेंड करेगा कि उनका मैग्नीट्यूड कितना है। सर, तो मैग्नीट्यूड डिसाइड कितना भी हो सकता है क्वेश्चन में जितना दिया हुआ। हाँ भाई, बेसिकली हम डायरेक्शन पता करना चाह रहे हैं। डायरेक्शन रेशियो क्या कह रही है कि लाइन किस डायरेक्शन में है। अब वो डायरेक्शन के अलोंग डिफाइन करने के लिए हमने क्या बोला कि एक वेक्टर है, वो वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, अब वो मैग्नीट्यूड कितना भी हो जाए, बट उससे हमारी लाइन की डायरेक्शन डिफाइन हो जाएगी। अगर वो मैग्नीट्यूड 50 हो, चाहे वो 100 हो, चाहे 1 हो, चाहे -5 हो, बट उस लाइन के अलोंग डायरेक्शन डिसाइड हो गई, तो हमारा डायरेक्शन रेशियो का जो पर्पस है वो यही है कि हम उससे डायरेक्शन ऑफ लाइन डिफाइन कर लें। ठीक है क्या? हाँ सर। तो इस अब बात आती है कि हाउ टू फाइंड। देखो ध्यान से, अगर कोई दो पॉइंट हैं, ए बी सी, सॉरी ए और बी, ठीक है, इनके अलोंग डीसी कैसे निकालें और डीआर कैसे निकालें? तो डीसी अलोंग ए बी विल बी +-x2 - x1, कॉमा +-y2 - y1, कॉमा +-z2 - z1, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर, 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 वेयर आर इज व्हाट? R is the distance AB, which is ठीक है। अगर आप देखो तो मैं कुछ नहीं लिख रहा, यूनिट वेक्टर लिख रहा हूं। ए बी के अलोंग यूनिट वेक्टर कैसे लिखोगे? पहले ए बी वेक्टर लिखते। ए बी वेक्टर कैसे लिखते? x2 - x1 i, y2 - y1 j, z2 - z1 के, और उसको उसके मॉडुलस ए बी से डिवाइड कर देते, तो वो क्या बन जाता? यूनिट वेक्टर अलोंग ए बी। तो मैंने यही करा। और अगर मैं अब डायरेक्शन रेशियो की बात करूं, तो डायरेक्शन रेशियो अलोंग ए बी वो बहुत सारी हो सकती है, उनमें से एक ये भी होगी।
और इस पूरे को k से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, इस पूरे को k से मल्टीप्लाई कर दो, k बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट डायरेक्शन रेशियो along AB can be any number which is of the form x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1, और इनको मल्टीप्लाई किससे करा जा रहा है, k से। अगर k क्या हो गया 1/r, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। अगर k कुछ और होता रहा तो डायरेक्शन तो डिफाइन हो गई, वेक्टर का डायरेक्शन तो डिफाइन हो गया, बट मैग्नीट्यूड वो बदलता जा रहा है। तो अगर आपको 2 पॉइंट दिए हुए हैं, तो कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, z कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, सिंपल डिफरेंस ले लोगे तो ये वन ऑफ द डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे। क्योंकि ये इतना आसान है निकालना, यहाँ पे अंडर रूट वगैरह का बच जाते हैं, इसलिए इनका यूज बहुत ज्यादा होगा। और अगर इसी को आप ए बी जो डिस्टेंस है उससे डिवाइड करते चले जाओ तो ये क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर या फिर डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है क्या, इसके नोटेशन देखना, ये ऐसा ट्राइंगल सा ब्रैकेट है ना, इस तरीके से ही लगाते हैं, ये नॉर्मल कर्ली ब्रैकेट वगैरह में नहीं यूज करते। डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइंस के लिए यही ब्रैकेट यूज करेगा। डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन समझ में आया? फिर से बोल दे रहा हूं, डायरेक्शन कोसाइन अलोंग अ लाइन इज नथिंग बट अ यूनिट वेक्टर अलोंग दैट लाइन। और लाइन के अलोंग यूनिट वेक्टर की 2 डायरेक्शन हो सकते हैं, ऐसे भी और इसके उल्टा भी। तो अगर मेरे को किसी लाइन के अलोंग डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है जिसपे 2 पॉइंट दिए हुए हैं ए और बी, तो मैं x2 माइनस x1 बाई ए बी, y2 माइनस y1 बाई ए बी, z2 माइनस z1 बाई ए बी विद प्लस माइनस साइन ये बोलूं तो ये क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन अलोंग ए बी। और इसी ए बी के अलोंग यूनिट वेक्टर की बात करें तो x2 माइनस x1 बाई ए बी टाइम्स आई, y2 माइनस y1 बाई ए बी टाइम्स जे, और z2 माइनस z1 बाई ए बी टाइम्स के। इस तरीके का जो वेक्टर बनेगा वो दैट विल बी यूनिट वेक्टर अलोंग लाइन ए बी विद प्लस माइनस। डायरेक्शन रेशियो से ही बात करें तो ए बी के डायरेक्शन में एक वेक्टर चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड कितना भी हो सकता है। तो हमने बोला x2 माइनस x1 आई, y2 माइनस y1 जे, z2 माइनस z1 के। ये हो गया डायरेक्शन डिफाइन। इसको k से मल्टीप्लाई करते चले जाओ, हर बार एक नया वेक्टर मिलेगा, हर बार एक नया डायरेक्शन रेशियो मिलेगा, बट वो सभी डायरेक्शन सेम दिखा रहे होंगे। तो देयर विल कैन बी मल्टीपल डायरेक्शन रेशियोज अलोंग। क्लियर हो गई बात? लाइन के अलोंग डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, लाइन के अलोंग डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, क्या ये समझ में आया? हाँ ठीक है। अगर मैं वेक्टर अलोंग डायरेक्शन कोसाइन बोलता तो वेक्टर के अलोंग डायरेक्शन कोसाइन यूनिक होगा, क्योंकि वेक्टर अलोंग यूनिट वेक्टर यूनिक होगा। वेक्टर के अलोंग 2 यूनिट वेक्टर नहीं आएंगे, एक ही यूनिट वेक्टर है। क्लियर? लाइन के अलोंग जो डायरेक्शन कोसाइन होंगे वो 2 हो सकते हैं, बट वेक्टर के अलोंग डायरेक्शन कोसाइन एक ही होगा। डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ वेक्टर डिफाइन नहीं होता, ऐसा कोई टर्म ही डिफाइन नहीं होता। डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन डिफाइन होगा, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन डिफाइन होगा, बट डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर डिफाइन कर देते हैं। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर इज सेम एज सेइंग यूनिट वेक्टर अलोंग दैट वेक्टर। ठीक है जी, याद रहेगा? हाँ सर, याद रहे। चलो तो आज इतना ही करो, मैं 1-2 शीट भेज दूंगा, उनको ट्राई करना। और हाँ सर। जो अपना तुम्हारा बचा हुआ है वेक्टर्स में वो करना। सर अगर हम लोग एक ए बी वेक्टर ड्रॉ किया हाँ और बी सी वेक्टर ड्रॉ किया हाँ, और वो बी और सी को लाइन से ज्वाइन किया। एक मिनट, आपने एक ए बी वेक्टर जो है बनाया, हाँ, और बी सी वेक्टर बनाया, ये कह रहे हो ना? हाँ, और ए सी को मैंने ज्वाइन किया ए बी और बी सी ये वेक्टर ऐसे हैं, और ए सी को ज्वाइन कर दिया। हाँ और ए सी का मिड पॉइंट एफ रखा। हाँ तो जो वो बी एफ वेक्टर है हाँ वो ए प्लस सी का आधा होगा। हाँ, मतलब ए एफ वेक्टर हाँ
हाँ मतलब ये तो आप देखो ना, अगर मैं देखूं ये पैरेललोग्राम कंप्लीट करता हूँ तो ये कुछ ऐसा होगा, और ये मिड पॉइंट है, तो मुझे पता है पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होंगे वो बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं, इसका मतलब इसको एक्सटेंड कर दूं अगर मैं, तो ये डायगोनल बनेगा, हाँ तो इसका प्लस इसका जो सम होगा मींस ए बी वेक्टर, या इसको ऐसे लो बी ए वेक्टर प्लस ये हाँ, बी वेक्टर प्लस बी बी सी सी वेक्टर, ये पूरा ये वाला होगा और इसका आधा ये होगा, तो बी एफ, क्योंकि तो बी इसका एफ कोई कल कैलकुलेशन वाला प्रूफ नहीं है क्या? मतलब मतलब ये तो हमने खुद कैलकुलेशन, से किया, समझा। भाई वेक्टर ही तो है सिंपल, वेक्टर्स के बारे में पूछ रहे हो ना कि भाई ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, इसका सम जो होगा ये पूरा हो जाएगा, हाँ, वो पूरा हो जाएगा। इसका मतलब ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर का हाफ ले लोगे तो इतना वेक्टर आ जाएगा, वेक्टर्स में ही आएगा ये, ऐसा नहीं है कि ए बी प्लस बी सी का हाफ विल बी बी एफ। हाँ, नॉर्मल पैरेललोग्राम में नहीं। हाँ मतलब ऐसा नहीं है कि ए बी साइड ये 3 है ये 4 है तो 3 + 4/2 ये आएगा, ऐसा नहीं होने नहीं वाला, सर, वेक्टर्स वेक्टर एडिशन वेक्टर। है, तो बी ए वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर का जो हाफ होगा वो बी एफ वेक्टर होगा, हाँ सर। ठीक है क्या? सर क्योंकि ये प्रॉपर्टी ना थोड़े क्वेश्चन में थी। हाँ यूज होगी, बिल्कुल हो रही है, ये तो सिंपल पैरेललोग्राम एडिशन। हाँ। ठीक है फिर आप लोग एक बार ट्राई करते रहो और नेक्स्ट क्लास में करेंगे कंटिन्यू। थैंक यू सर, बाय।